नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं ऋषिका गुप्ता। और आज खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बात करेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी हुई हैं, फ्रंट पेज पर सुर्खियां बटोर रही हैं, और इसी के साथ वो खबरें जो टेलीविजन की दुनिया में बहस का मुद्दा बनी हुई है, साथ ही वो खबरें जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। और इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज पाठक, एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ज्ञानेश वर्मा, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी ऐसी वो कौन सी खबरें हैं जो अखबारों के फ्रंट पेज पर ट्रेंड कर रही हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो है, जो सुर्खियों में है, इंटरनेशनल स्तर की खबर है, वो है यूक्रेन युद्ध में 25 लाख बच्चे डिप्रेशन में हैं। खबर ये है कि जब से ये युद्ध तो आज बातचीत कर रहे हैं, लगातार आपको प्रेस वार्ता में बताते हैं कि कौन सी खबरें जो हैं वो ट्रेंड कर रही हैं, कौन सी खबरें जो हैं वो सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी पर चर्चा रोज सुबह करते हैं कि पूरा दिन भर किन खबरों पर आज बहस होने वाली है और कौन सी वो खबरें हैं जो आपके काम की हैं। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड ज्ञानेश वर्मा भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन सी ऐसी खबरें, हालांकि चुनावी माहौल है, लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या कुछ फिलहाल स्थिति उत्तर प्रदेश की? रिश्का, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस के जो है कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि भारत के तो प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का जो कार्यकाल हो गया है, मोदी जी को अपने बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष जो दोनों बार एक दूसरे पर करते हैं। तो उन्होंने इसी को लेकर कहा है कि मोदी जी को अपने बारे में बोलना चाहिए कि पहले जो उन्होंने जनता से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो जनता के अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस ने जो कहा वो किया, आपने क्या किया, जनता इसका जवाब कहीं न कहीं 2024 में देगी। तो इस तरीके से बयान एक दूसरे के लिए किए जा रहे हैं। इसका आपको हम बताना चाहेंगे कि बदायूं से एक खबर है जिसमें एक विधवा महिला ने अपने बच्चे को जबरन बंधक बनाने का आरोप लगाया है, और महिला ने अपने पिता पर ही लगाया, बच्चों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री को अपने पिता पर 1.5 लाख रुपए में बेचने का गंभीर आरोप लगाया है, और पीड़ित महिला ने थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला जो है उगैती थाना क्षेत्र के पितौरा कुंदन के भुंडिया गांव का बताया जा रहा है। मैं ऋषिका जी बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ युवाओं को लेकर लगातार लोग कहीं न कहीं जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो लगातार जो है वो हुक्का बार, होटलों में जो हुक्का बार है, वो नशे के आगोश में खो रहे हैं। आपको बताऊंगा कि राजधानी लखनऊ के थाना ताल कटोरा के अंतर्गत धनिया मेहरी पुल के पास में एक हुक्का बार चल रहा है, और डल्ले से पुलिस भी कहीं न कहीं इन चीजों को अनदेखा कर रही है, पुलिस मौन दिख रही है। तो अगर हम सूत्रों की माने तो पुलिस की जानकारी में ये हुक्का बार कहीं न कहीं चलता है। और ठीक है ज्ञानेश जी, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आपने जो बताया कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो इस तरह के नशे के आदी हो रहे हैं, इस तरह की खबरें जो है उत्तर प्रदेश से हमने पहले भी आती हुई देखी हैं, प्रमुखता से उन खबरों को चलाया भी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है ज्ञानेश जी कि प्रशासन इसको लेकर क्यों आंख मूंदे हुए है? क्या प्रशासन के संज्ञान में ये मामले पहुंच नहीं पाते हैं? मामले क्योंकि बड़े हैं और जिस तरह से ये मामले वायरल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के संज्ञान में तो है, तो फिर क्यों इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता? रिश्का जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दूं, एक दिन नहीं, आए दिन छोटी छोटी बच्ची जो हैं, शाम को लगभग 6 बजे से शुरू हो जाता है और 11 बजे तक पार्टियां चलती हैं। समिट एक बिल्डिंग है जहां आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, और छोटे लगभग उनकी 13, 14, 15 साल की उम्र होती है। वो नाबालिग होते हैं, लेकिन हुक्का बार में कहीं ड्रिंक कर रहे हैं, कहीं सिगरेट के आदी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, साथ ही साथ में जो पुलिस प्रशासन है,
उस पे जब तक कड़ा शिकंजा नहीं कसती है तब तक नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से हुक्का बार हैं, होटल हैं जहाँ पे बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पैसे की आड़ में ये लोग कहीं ना कहीं उनको किसी भी कीमत में पैसा चाहिए एनी हाउ। तो इस तरीके से जो है ये बच्चों से खिलवाड़ किए जा रहे हैं। आपको बताऊंगा रिश्का जी की जो प्राइवेट स्कूल हैं, विद्यालय, वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बिक्री कर रहे हैं, जबकि लगातार उन वहां पे अवैध है, इसकी बेचना मना किया जा रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। और जबकि पूरी जानकारी होती है, अब सोचिए लोकल चौकी होती है, लोकल पुलिस होती है, उसको कैसे जानकारी नहीं है। और समिट बिल्डिंग में आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इसी के अनुसार अगर हम माने तो सूत्रों से जो जानकारी मिले है, हुक्का बार कई राजधानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां धड़ल्ले से चल रहे हैं। और उसपे जब कभी कोई मामला उठता है तो उसपे थोड़ा सा खाना पूर्ति करके फिर 2-4 दिन बाद ज्ञानेश जी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से देखरेख यहाँ पर की जा रही है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और चलिए, हमारे साथ एडिटर इन चीफ वापस जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप खबर बता रहे थे, संपर्क हमारा हो नहीं पाया था, उसको आप आगे कंटिन्यू कीजिए और दर्शकों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए। देखिए, उस जो बात चल रही थी यूक्रेन युद्ध की कि 25 लाख बच्चे डिप्रेशन में है वहाँ, क्योंकि जब भी किसी देश में या किसी क्षेत्र में यदि कोई युद्ध होता है तो उसमें निश्चित रूप से वहाँ के जो निवासी है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ एक और अनेक वहाँ सैनिक, अनेक आम जनता मारे गए हैं, वहीं पर जिस प्रकार से जो युवा लोग हैं वो वहाँ पर काफी डिप्रेशन में हैं। विशेष करके 15 से 19 साल के 34% लोग इस डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पीढ़ी वहाँ खत्म हो गया है जो युद्ध के स्थिति बनने के बाद से। तो इसको लेके जो उनके पेरेंट्स थे वो काफी चिंतित है। इसके पीछे कारण ये है कि वो यदि कहीं उनको ले जाते हैं या मनोचिकित्सक के पास भी यदि वो ले जाते हैं, लेकिन उनको भी अभी भी डर है कि कब हमला हो जाए, कब क्या हो जाए, उनको कोई भरोसा नहीं है। तो इस कारण से वहाँ के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो बातचीत में हो, उनके जो एक्टिविटीज है वो बहुत ही जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा नहीं है। दूसरा ये है कि जो बच्चे नॉर्मल दिखते भी है वो हमले का सायरन बजते ही शिहर जाते हैं। इसके मतलब ये है कि जैसे कोई खेल रहा हो और अचानक सायरन उसमें जो है सायरन बज गया, सायरन बजते से ही वो बच्चे खेल छोड़ के अपने घरों में जाके जो है छुप जाते हैं। और वहाँ अधिकतर घर अब बचे नहीं है, जहाँ जहाँ युद्ध क्षेत्र है वहाँ बंकर्स है। उन बंकर्स में जो है अधिकतर समय बीतने के कारण से जो बाहरी दुनिया है उससे वो लोग वंचित है। इस कारण से वहाँ आज देखने को ये मिल रहा है कि जो एक पीढ़ी है, आने वाले जो पीढ़ी है वो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ना वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की व्यवस्था है और ना ही कोई चिकित्सा व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोगों का ये मानना है कि यूक्रेन में एक पीढ़ी वहाँ पर जो है जो ब्रेन वाले लोग हैं वो अपना ब्रेन का उपयोग तक नहीं कर पाएंगे ठीक से कि हमारे देश के लिए हम कोई काम करें, और काम करते करते कहीं विदेश भी जाना हो तो वो जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सोचना पड़ेगा, और या पूरी दुनिया का या संयुक्त राष्ट्र संघ को वहाँ आगे आके युद्ध को रोकने की कोशिश करना चाहिए, ताकि आगे जिस प्रकार से जो है ये डैमेज हो रहे हैं वो ना हो पाए। जितना डैमेज हो चुका है उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अगर 25 लाख युवा यदि इसके चपेट में है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको आगे आके इस चीज को पर विचार का मंथन करना चाहिए। एक और खबर की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस समय इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर जिस प्रकार से ताने या अव्यावहारिक बातचीत कर रहे हैं,
सार्वजनिक स्थान पर, उससे पॉलिटिशियंस की जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। मैं ले जाना चाहूंगा जो पश्चिम बंगाल की जो घटना है, उस घटना में एक महिला ने एनआईए के ऊपर आरोप लगाया, उनके ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे साथ में छेड़खानी हुई है और ताबड़तोड़ उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैं ये बोलना ये चाहूंगा, आज की जो खबर है, इस खबर पर यदि कोई अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए एनआईए है या कोई ईडी है या सीबीआई है, ये वहां पर पहुंचता है तो वहां की जो सरकार है वो किसी न किसी इस प्रकार की महिलाओं को आगे करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ ये देखा जाता है कि रोकने की कोशिश करना यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कोई महिला यदि एनआईए के किसी ऑफिसर पर ये आरोप लगाते हुए कोई थाने पे एप्लीकेशन देती है कि मेरे साथ में छेड़खानी हुई है, और वो थाने में बैठे अधिकारी ताबड़तोड़ उसके खिलाफ एफआईआर कर लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से ये विचारणीय बात है, सोचनीय बात है कि इस प्रकार से जो है कोई भी जो एजेंसी है वो जाने से या कार्रवाई करने से वो डरेंगे, और जो अपराधी है वो निश्चित रूप से उनके हौसला बुलंद होगा। इसीलिए जो सरकार है उन्हें सोचना चाहिए कि यदि कोई सुनियोजित तरीके से या षड्यंत्र पूर्वक कोई कंप्लेन करते भी है तो एफआईआर कम से कम ना हो, पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या वो जो आरोप लगा रही है वो सही है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में यदि पाया जाता है कि ठीक है उन्होंने जो आरोप लगाया उसमें वो सही है, तो जाके एफआईआर होनी चाहिए। और ये बिल्कुल इंटेंशनली जो है एफआईआर हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ये एक बड़ा बेटर है कि पूरे देश में एनआईए बड़ी एजेंसी है, सीबीआई या ईडी जो है इनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और ये खबर आज बिल्कुल प्रमुखता से है। इलेक्शन के समय भले ही हो, लेकिन पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जरूर, लेकिन इस प्रकार के जो प्रक्रिया है और इसमें जो सरकार की जो भूमिका है उस पर जो है बड़े चिंतित होना चाहिए और इसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार होना चाहिए। बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मातृशक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिस तरह से आपने कहा कि अब जो एजेंसियां हैं अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो वो कार्रवाई करने से तो डरेंगी। बिल्कुल सूरज पाठक जी एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और चूंकि चुनावी माहौल है तो क्या कुछ अभी जो खबरें हैं वो सुर्खियां बटोर रही हैं, वर्तमान में चुनावी माहौल की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है और आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चर्चाओं में बनी रहेंगी? देखिए ऋषिका, जिस तरह से चुनावी माहौल की आपने बात कही तो चुनावी माहौल में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकौशल में जो रैली थी, उस रैली में एक अलग तरह का माहौल देखने मिला है। और उस माहौल को लेकर के सोशल मीडिया पर, अखबारों में और न्यूज चैनल्स पर जहां तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद में ये पहला रोड शो था उनका, और इससे पहले 11 फरवरी को उन्होंने जो सभा की थी, 11 फरवरी के बाद में अब ये सभा हुई है आचार संहिता लगने के बाद में। तो जिस तरह से देखा जा रहा था कि जिन सीटों पर पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है, उन सीटों पर पहले फोकस किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसी क्रम में यह रोड शो रखवाया गया था, सभा रखवाई गई थी। तो यहाँ एक चीज जरूर ये देखने के लिए मिली है कि क्योंकि रोड शो भले ही 1 किलोमीटर का रहा है उनको, लेकिन यहाँ देखा गया है कि अनेक सामाजिक संगठन, अनेक सामाजिक संस्थाएं वहाँ एकत्रित रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात यहाँ जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने महाकौशल, क्योंकि जबलपुर जो है वो महाकौशल का सेंटर माना जाता है, यदि जबलपुर में सभा हुई है तो उसका असर मंडला सीट पर भी पड़ेगा, उसका असर सीधी सीट पर भी पड़ेगा, और उसका असर शहडोल सीट पर भी पड़ेगा, छिंदवाड़ा सीट पर भी पड़ेगा, बालाघाट सीट पर भी पड़ेगा। तो इन सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, पहले चरण में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो हुआ है या जो सभा हुई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और हालांकि कल और भी जगह रही हैं उनकी, बिहार में भी सभाएं रही हैं, पश्चिम बंगाल में भी रैली रही है, लेकिन ये इस रैली की चर्चा इसलिए जाता है, महाकौशल की रैली की चर्चा, क्योंकि इस रैली में
जिस तरह का माहौल वहां देखने के लिए मिला है, एक तरह का ये चीज वहां देखने मिली है कि लोग नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है वो चर्चा मिली। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि आज महाकौशल की बात चर्चा शुरू हुई है, तो महाकौशल के क्षेत्र में ही मंडला सीट के लिए जो धनौरा है, धनौरा में आज राहुल गांधी भी शो करने वाले हैं, उनकी भी वहां सभा होने वाली है। मध्य प्रदेश की पहले चरण की जो सीटें हैं जहां मतदान होना, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस भी बराबर फोकस कर रही है, और उस फोकस के तहत यह एक चीज है कि जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, सभा हुई, रैली हुई महाकौशल में, और महाकौशल में आज राहुल गांधी भी करने वाले हैं। यहाँ सभाओं की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो एक बात जरूर है, क्योंकि अब तक जो है लगभग यदि हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 राज्यों में 10 रैलियां कर चुके हैं, और इन 10 स्थानों को जहां उन्होंने की है रैली, तो उसमें उन्होंने लगभग 25 लोकसभा सीटों के क्षेत्र पर उनकी रैली का असर हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अभी तक कांग्रेस जो है, क्योंकि महाकौशल में हम देखेंगे कि न्याय पत्र जो घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू होने के बाद में तेलुगु वर्जन उसका लागू किया गया था, और अब महाकौशल में राहुल गांधी का आ जाना और आने के बाद में घोषणा पत्र की 5 न्याय 25 गारंटी की बात यदि वो रखते हैं तो वो जनता पर कितना असर दिखाएगी, ये एक महत्वपूर्ण पहलू होगा कि देखना पड़ेगा किस तरह से वो उसका असर उन्हें वहां पर होता है। दूसरा एक बात बताना चाहूंगा, चूंकि चुनाव की बात है, तो चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सामूहिक उपवास के माध्यम से उन्होंने उस गिरफ्तारी का विरोध जताया है। दूसरी तरफ क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो मांग है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, हालांकि राज्यसभा सांसद जो संजय सिंह हैं उन्होंने ईडी और सीबीआई के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। दूसरी तरफ यहाँ बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शराब और शीश महल को लेकर के प्रदर्शन किया है कि उन्होंने, क्योंकि शीश महल की बात बहुत पहले से चली आ रही थी, अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन को लेकर के, पर्दों को लेकर के तमाम तरह की बातें पहले सामने आ चुकी हैं, तो इन चीजों को लेकर के जो बात सामने आ रही थी, अब उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी ने शराब और शीश महल के नाम से अभियान चलाया है और प्रदर्शन किया है। और जो यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के घर का मॉडल रख करके प्रदर्शन किया है। तो चुनाव से संबंधित ये तमाम चीजें हैं। और एक और बात है खास है भारत के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का मॉडल दिखाने के लिए कई विदेशी पार्टियों को, जो विदेशों में राजनीतिक दल हैं, उनको बुलाया है। हालांकि इस अभियान में जो चाइना की पार्टी है, चाइना में जो राजनीतिक दल है, उस दल को यदि छोड़ दें, क्योंकि वहां जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, उसने किनारा किया है, वो देखने नहीं आएगी। लेकिन भारत में चल रहे चुनाव में जिस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, चुनाव प्रचार का जो अभियान है, उस अभियान को दिखाने के लिए, चुनाव प्रचार की गर्मी दिखाने के लिए, यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी ने 15 देशों के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। वो आएंगे भारत में और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार देखेंगे। जी ऋषिका। बिल्कुल सूरज जी, जिस तरह से आपने बताया कि जहां एक तरफ कांग्रेस अपना न्याय पत्र लेकर जनता के बीच में जा रही है, देखने वाली बात होगी कि इस न्याय पत्र पर जनता को कितना भरोसा होता है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं गठबंधन के जो दल हैं, आम आदमी पार्टी, वो एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, उपवास के रूप में उन्होंने विरोध जताया, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने उनका शीश महल वाला जो मॉडल है वो सड़क पर रखकर उसके हिसाब से उसका विरोध जताया, जहां पर केजरीवाल की इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग की जा रही। तमाम ये वो खबरें हैं जो आज चर्चा में बनी रहेंगी, लगातार आपको बता रहे हैं ये वो खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं। प्रवाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी सूरज जी बता रहे थे, हालांकि मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होने हैं, मध्य प्रदेश के महाकौशल में मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति, किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा, और सर गठबंधन को लेकर क्या स्थिति मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए रिश्ता, जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो अब धीरे धीरे जो है चुनाव की ओर बढ़ गया है, और बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, वो अब आना शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में जिस तरह से महाकौशल में
प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। आपने देखा किस तरह से लोगों का उसको भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। और अब जो है महाकौशल में जिस तरह छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में जो तमिलनाडु के सबसे खासम खास दीपक सक्सेना जो 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर थे, वो उनका भाजपा में आना, तो वहां देखें तो छिंदवाड़ा से जबलपुर और तमाम जो महाकौशल के क्षेत्र हैं वहां पर एक अलग ही तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। ये संकेत बता रही है कि जनता का झुकाव, कार्यकर्ताओं का झुकाव किस ओर है। सामाजिक सम्मेलनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल ही राजधानी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ है और कई जो उम्मीदवार हैं वो इनमें शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि कल रविवार था। इस चक्कर में कई समाजों के सम्मेलन हुए और अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। और मैं एक बड़ी खबर की तरफ भी ध्यान आपको आकर्षित करूंगा कि कल राजगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनका एक भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में जाना हुआ और वहां पर उनकी जो नाराजगी थी वो बहुत जबरदस्त पटवारियों के ऊपर उतरी और उन्होंने ये तक कहा नामांकन करवाना हो तो कलेक्टर को भी कलेक्टर का बाप भी बन जाता है पटवारी। ये कहना बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री के लिए कि कितनी अधिक पीड़ा और दर्द है मुख्यमंत्री के दिल में। जो नामांतरण की प्रक्रिया होती है जिसके लिए खासकर मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोग अपने खतना खतौनी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और पटवारी जो है वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। इसको लेकर राजगढ़ में कल मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में यह कहना कि जो है पटवारी जो है कलेक्टर का ही बाप बन जाता है जब नामांतरण की बात आती है, तो उसके बाद एकदम से सन्नाटा खिंच गया और उनने यहाँ तक कहा कि ऐसी व्यवस्था की हम जो है बदल देंगे, इसकी ऐसी की तैसी भी कर देंगे हम बोले। मतलब मुख्यमंत्री का इन शब्द को कहने का मतलब यह है कि पूरे प्रदेश में जो पटवारियों का और जो शासन चल रहा है या छोटे स्तर पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति पर भी असर डालती है। तो ये कहकर मुख्यमंत्री ने एक प्रकार से बड़ा संदेश दिया है उन तमाम लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को परेशान करते हैं, घूस खाने के लिए, रिश्वतखोरी के लिए। ये एक बड़ा संदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से गया और ये आज कई अखबारों में सुर्खियां बना। बिल्कुल। दूसरा मैं किसी आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो है वहां पर बच्चों के एडमिशन का कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, लेकिन इस बार जो है वो हर कक्षा से 8-8 सीटें कम कर दी गई हैं। अर्थात पहले 40 सीटें मिलती थी और अब घटा के उनको 32 कर दी गई हैं। तो ये इससे जो है वो बड़ा बच्चों के अंदर जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के सामने, उनके पालकों के सामने एक बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय और सरकारी विद्यालय की स्थिति छिपी नहीं है। तो इसको लेकर भी पालकों में जो है वो एक प्रकार से चिंता दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि अब आपने गठबंधन की बात की, तो गठबंधन में जिस तरह से खुजराव सीट पर नामांकन निरस्त हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसके बाद किसी नए उम्मीदवार का जो मैदान में है उसको लेकर जो है तलाश की जा रही है और संभवतः कल जो एक बैठक गठबंधन की हुई है उसमें निर्णय हो जाएगा कि वो किसको अपना समर्थन दें। बिल्कुल प्रपाल जी, और जिस तरह से आपने बताया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में है, भ्रष्टाचार पर उनका शिकंजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगी, चुनावी माहौल है जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो कांग्रेस में चुनावी प्रचार का फिलहाल तो अभाव दिख रहा है यहाँ पर। और मतदान में पहले चरण के जो मतदान है कुछ ही दिन शेष हैं, पूरे 20 दिन भी नहीं बचे हैं, 20 दिन से कम का समय भी यहाँ पर बचा हुआ है। तो जनता के मन में भी ये सवाल है सर, जो मैं चाहूंगी कि आप साझा करें ये जानकारी कि क्या ये लोकसभा चुनाव वाकई इस बार एक तरफा होने वाला है? बिल्कुल एक तरफा होने वाला है और ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है वो सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जो है वॉकओवर दे दिया है। इसमें इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए वहाँ बड़ी टीम है जो प्रचार
प्रसार में लगी हुई है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा हो, कई मुख्यमंत्री इसमें लगे हुए हैं। लेकिन उसके उलट में जो उम्मीद थी कि कम से कम जो है INDIA के बनने के बाद कुछ हद तक जो है ये इनके साथ में टक्कर दे पाएंगे, लेकिन सब कुछ सब मिलने के बावजूद जो है उनके एक के जूते दूसरे के पैर में नहीं आ रहे हैं। और लेकिन ये आम पब्लिक भी समझ रही है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं, और केवल जो है वही बिल्ली के भाग से छिका टूटे वाली जो कहानी है वही चरितार्थ तो हो जाए, ऐसे उम्मीद विपक्ष को है कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी गलती करती है और कोई उम्मीदवार गलत उतारते हैं और उससे हम जीत सकते हैं, ऐसे उम्मीद लेके बैठी हुई है कांग्रेस या अन्य पार्टियां। और इस प्रकार से चुनाव ही जीते जा सकते हैं। आम चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और ये पूरे देश में, इसमें पूरे दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र की जो है ये चुनाव है। और इसमें अगर आप लापरवाह करोगे तो एक सामने एक ऐसे मजबूत पार्टी है जिनका कैडर बहुत स्ट्रांग है। कैडर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि बूथ में जितने भी बूथ है उसमें भी एक दो जो है अलग से वहां पर जो एक्सपर्ट है वो नियुक्त करते हैं, और उसके बाद बूथ के नीचे जाके काम करने के लिए जो पन्ना प्रमुख है वो काम अभी कब से 1-1.5 महीने से वो लोग लगे हुए हैं। और उनके साथ अगर आपको फाइट देनी है तो आपको उसी स्तर पे या उससे थोड़ा बहुत कमजोर हो तो भी चलता है, लेकिन बिल्कुल ना हो तो वो तो बिल्कुल खुला मैदान में है, वो गोल पोस्ट बिल्कुल ओपन करके मैच खेलने की तैयारी में विपक्ष लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, जो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, ये भारतीय जनता पार्टी भले ही पार ना कर पाए, लेकिन जो विपक्ष है वो उनको बिल्कुल सहयोग कर रहा है कि आप लोग अब की बार 400 पार कर लो, क्योंकि हम मैदान छोड़ चुके हैं। और जिस प्रकार से जो है कांग्रेस और बड़े जो नेता है INDIA के, वो कहीं भी मैदान में नहीं दिख रहे हैं, और मैदान में ना दिखने के कारण से उनके जो कार्यकर्ता है वो हताश और निराश है। ऐसी स्थिति में जो बड़े पैमाने पे पार्टी छोड़ के जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसका भी बड़ा एक कारण उनके जो बड़े नेता है उनकी उदासीनता है। इसके एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके बड़े नेता ये कहते हैं कि इस बार तो EVM से ये लोग चुनाव जीत जाएंगे, मतलब ये है कि बड़े नेता मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीती है और इस देश में एक बार और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक करने वाले हैं। तो आम कार्यकर्ता को जो है आपको जो बल देना चाहिए, जो उत्साहवर्धन के लिए जो बातें होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण से कांग्रेस की स्थिति या अन्य पार्टी की जो स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या जो मैदान में है, मजबूत बिल्कुल नहीं है। जो प्रवल जी एक मुद्दे पर बात कर रहे थे खजुराहो सीट पर, आप देखिए उसमें आरोप भले ही लगाए कि एक लोकतंत्र की हत्या है, इस प्रकार से जो है कोई फॉर्म निरस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि उस महिला को आपने अकेला छोड़ दिया। कोई जो कानूनी सलाहकार है जो फॉर्म को ठीक ढंग से भर पाए उसको उसके साथ नहीं रखा। दूसरा यही है कि जो पीठासीन अधिकारी है और जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने उनको कोड किया, भाई आपके यहाँ पर साइन नहीं, आप इसको साइन कर दीजिए। वो साइन करने के लिए भी स्टेटमेंट दिया कि मैं मीडिया से बात करके फिर आती हूँ, फिर साइन कर देती हूँ। इसका मतलब ये है कि वो प्लानिंग करके आई थी और कि हमें जो है फॉर्म को रिजेक्ट कराना है, इलेक्शन नहीं लड़ना है। इसके पीछे का कारण क्या है ये नहीं मालूम है, लेकिन आम जनता में दो प्रकार की बातें हो रही है। एक ये है कि या तो जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और जो प्रदेश अध्यक्ष है VD शर्मा, उनसे कोई ना कोई समझौता हुआ है, या ये हो सकता है कि जो पार्टी से जो मिलने वाली जो राशि है उसको अपने पास रखने के लिए या अपने निजी उपयोग करने के लिए ये फॉर्म को निरस्त करवाया कि हमारे पास जो मिल चुका है वो काफी है, इसी से संतुष्ट रहो। इस प्रकार की बातें जो है वहां पर आमतौर पे सुनाई दे रही है, लेकिन इन बातों पे क्या ये है कुछ दिन बाद ये क्लियर होगा सच्चाई क्या है।
बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, और जिस तरह से आपने बताया तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपने ही बयानों के घेरे में यहाँ पर फंसता जा रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रेस वार्ता में आज आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर ट्रेंड में रहने वाली हैं और आज पूरे दिन भर चर्चा का विषय बनने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।